नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज का दिन अहम है और अहम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरजेडी के मुखिया आज के दिन अपने पार्टी के प्रवक्ताओं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने तमाम पत्रकारों को बुला करके पटना में अपने घर भोज भी दिया। तो चलिए, ये तो नेता, पत्रकार, कार्यकर्ता, इन लोगों की मीटिंग और मुलाकात तो होती रहती है। पर इन सब के बीच तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि माले ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। तो क्या मान लिया जाए कि सीएम चेहरे की हां और ना में फंसे हैं तेजस्वी यादव? कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने लगी है माले। और इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या जो वजह कांग्रेस की है वही वजह माले की है? क्या सीटों को लेकर के रस्साकसी चल रही है, इसलिए माले को भी लग रहा है कि आरजेडी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है? क्योंकि आपने देखा होगा, दो मीटिंग में लेफ्ट में कांग्रेस के अल्लावरू बैठते हैं, राइट में मुकेश साहनी बैठते हैं। अब मुकेश साहनी से ज्यादा राजनीतिक हैसियत तो माले की तो है ही। ऐसे में जब चारों तरफ से यह आवाज उठने लगी कि माले 20 सीट पर मान जाएगी, जितनी सीटें पिछली बार दी गई थी उतनी सीटें माले को इस बार भी दी जाएगी और माले तो कहीं जाएगी नहीं, उसके पास कोई विकल्प तो है नहीं। और क्या इसीलिए दीपांकर भट्टाचार्य ने आज खुल करके कह दिया कि वो तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी को लेकर के तैयार नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा सीएम कौन होगा ये चुनाव परिणाम के बाद देख लें। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी को डिक्लेयर एक रणनीतिक वजह से नहीं किया जा रहा है, या सीटों की संख्या को लेकर के कांग्रेस और माले दोनों दबाव बना रही है? क्या है हकीकत, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव इसको लेकर के किस तरह की रणनीति बना रहे हैं। जब तेजस्वी यादव को यह सवाल पूछा जाता है उनसे, तो वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, समय पर ठीक हो जाएगा। पर क्या वाकई समय पर ठीक हो जाएगा? क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले एक मीटिंग की थी और आपको बता दें, 5 या 6 नेताओं का समूह 10 विधानसभा घूमेगा 5 से 13 तारीख तक, और 10 विधानसभा 5 से 6 नेताओं का समूह घूमेगा। तो आप समझ लीजिए कि 24 टीमें बनाई गई हैं, मतलब 240 विधानसभा को कवर करने की तैयारी है। एक संगठन के बड़े नेता होंगे, साथ में पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए, एमएलसी, और इस तरह से 5-6 नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है और वो हर 10 विधानसभा 5 से 13 मई के बीच में कवर करेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव की उसको लेकर क्या रणनीति है वो भी हम बताएंगे। लेकिन महागठबंधन के बीच कांग्रेस के बाद अब माले ने अलग राग अलापना क्यों शुरू कर दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले सुनिए सीपीआई एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। ग्रैंड अलायंस अगर है तो सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम बड़ी पार्टी के नेता हैं, इसीलिए कलेक्टिव लीडरशिप भी है। तो हम तो ही कह रहे हैं कि जिस समय सवाल ये उठ रहा है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश जी को लेकर के जो सवाल उठा है, उनके सेहत को लेकर के आम लोगों में जो चर्चा शुरू हो रही है, तो तब वहाँ तो जवाब देना चाहिए। अब यहाँ तो आप बात करने चले हैं, यहाँ एनडीए इंडिया गठबंधन पहले से बड़ा गठबंधन है, यूनाइटेड गठबंधन है, और इसमें बहुत सारे नेता हैं, कलेक्टिव लीडरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना, वो पहले ले जा रहे थे नीतीश जी की तरफ, लेकिन दरअसल जब अपने घर में समस्या हो तो राजनीतिक पार्टियां अपने घर की बात कम करती है और अपने विरोधी के घरों की समस्याओं को ज़्यादा गिनाने लगती है। मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को बड़ा बता करके अपने प्रॉब्लम्स को छोटा बताने का प्रयास करती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यों माले अब अलग राग अलापने लगा है, ये भी हम समझेंगे, हम आपको बताएंगे। दरअसल माले की रणनीति क्या है, कांग्रेस की रणनीति क्या है,
और तेजस्वी यादव अब क्या करने लगे? तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खुद को भी मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इन तमाम बातों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ फैजान अहमद साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। तीनों मेहमानों का हमारे इस शो में स्वागत है। सीधा सवाल, फैजान अहमद साहब, ये माले का अलग राग अलापना क्या बताता है? ये बताता है कि माले को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। आपने देखा माले की राजनीतिक हैसियत वीआईपी से तो ज्यादा है, तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी वीआईपी के नेता मुकेश साहनी को दिया जाने लगा, कांग्रेस को दिया जाने लगा, माले को लेकर के आरजेडी को लग रहा था ये जाएगा का। और आज दीपांकर भट्टाचार्य जो बोले, उसका मतलब क्या लगाया जाए कि अब दीपांकर भट्टाचार्य को भी लग रहा है कि राजनीति में सौदेबाजी नहीं होगी तो हम पिछड़ जाएंगे, हमें सीटें कम मिलेंगी, इसलिए हमें कह देना चाहिए कि हम आपको फिलहाल उम्मीदवार के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते, चुनाव के बाद देखा जाएगा। राजनीति में सौदेबाजी बहुत ही नॉर्मल चीज है। और कोई कोई पार्टी अब ये हालत हो गई कि देखिए, अगर कोई पार्टी सौदेबाजी की हद तक अगर नहीं जाती है तो पिछड़ जाती है, चाहे वो सीटों के बंटवारे की बात हो या चाहे और दूसरे मामलात की बात हो। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कहा, ये कलेक्टिव लीडरशिप की बात उन्होंने कही है, वो ठीक है कि कौन मुख्यमंत्री का फेस होगा इस पर कोई डायरेक्ट जवाब न देते हुए उन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही है। तो ठीक है, एक तो ये पॉलिसी अभी इंडिया अलायंस में आरजेडी को अगर हटा दें तो इंडिया अलायंस में जो दूसरी पार्टियां हैं बिहार में, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, शायद उनमें ये सहमति बन रही हो कि हम चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाएंगे। जिस तरह बीजेपी भी बहुत से राज्यों में कर चुकी है ऐसा काम कि अपना मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो नहीं बताया गया, बाद में किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन एक चीज ये भी तय है कि जितने भी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी और सबसे ज्यादा विधायक भी उसी के, माने इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा विधायक भी उसी के होंगे। जिसके सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसी का मुख्यमंत्री भी होगा। तो ये एक नोन फैक्ट है, ये एक ऐसी बात है कि जिसको कहने की जरूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को बनाए या ना बनाए। बहरहाल मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे। अगर उसकी नौबत आती है, सरकार बनाने की नौबत आती है इंडिया अलायंस की, तो मुख्यमंत्री वही होंगे। अभी कहना एक अलग बात है कि भाई चुनाव के बाद हम लड़ेंगे, वो इलेक्ट करेंगे, किसी को चुनेंगे। तो ये तो एक इन प्रिंसिपल तो ठीक है कि मुख्यमंत्री का चुनाव तो विधायक ही करते हैं, यानी जो प्रिंसिपल की बात अगर हम लोग कहें कि तो विधायक ही करते हैं, तो विधायक जब चुन के आएंगे तभी ना वो मुख्यमंत्री को चुनाव करेंगे। लेकिन ये भी तय रहता है, खासतौर से रीजनल पार्टीज में ये तो तय रहता है पहले से कि कौन होगा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पहले से तय रहता है। उसमें विधायक लोगों की कोई बहुत ज्यादा उनका कहना सुनना या उनका कोई बहुत से नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक प्रिंसिपल वाली बात है, तो ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, चुनाव के बाद हम देखेंगे। लेकिन जहां तक जैसे आपने कहा कि सीपीआई एमएल के भी जैसे सुर बदलने लगे हों, ये सही है। क्योंकि देखिए, जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, वो सबके लिए परेशान करने वाली बात है। सही है कि अभी चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह के चर्चे चलने लगे हैं कि भाई उनको इतने सीट मिल सकती है, उनको इतनी सीट मिल सकती है, उनकी इतनी दावेदारी है, उनको इतनी सीट को मिलना चाहिए, ये बातें हो रही हैं, तो उसमें शायद सीपीआई एमएल पिछड़ रहा है। उस जो तस्करा जो चल रहा है, जो चर्चा चल रही है, उसमें शायद माले को लगता होगा कि वो शायद पीछे पिछड़ रही है, कि पिछली मरतबा उसको जितनी सीट दी गई तो शायद उतना न दी जाए या उतना ही दी जाए। तो लेकिन जो उसका स्ट्राइक, वो बहरहाल उसकी मांग तो करेंगे कि उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है
उसके हिसाब से उनको महागठबंधन में ठीक जो ठीक है, सीटों का उसके बंटवारा हो तो उनको उसके दिया जाए। हिसाब से उनको मिलना चाहिए, ये बात आप कह रहे हैं। लेकिन दो बातें सामने आ रही है। हमने कुछ दिन पहले एक शो भी किया था और उसमें हमने बताया था, कुछ दिन क्या 2 सप्ताह हो गए, उसमें हमने बताया था कि लेफ्ट भी नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव का नाम डिक्लेयर हो, क्योंकि लेफ्ट के कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि फिर जो यादव समाज की एग्रेसिव पॉलिटिक्स के सामने शायद हमारी चल नहीं पाएगी और वो अच्छा नहीं होगा। और ये बात लेफ्ट को भी समझ में आ रही है, ये बात कांग्रेस को भी समझ में आ रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस, जो हमारे वोटर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहें, वो आरजेडी के भय से हमें छोड़ करके नहीं चले जाए। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है, मैं चाहूंगा संजय उपाध्याय जी आए, फिर मैं श्याम किशोर चौबे जी से भी ये सवाल लूंगा। दूसरा पहलू ये है कि जब आप आरजेडी के नेताओं से बात करिए तो वो कहेंगे देखिए सब कुछ तय है, ये केवल सीटों के लिए ये दबाव बनाने का प्रयास है। पहले कहेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लो, फिर कहेंगे बंद कमरे में हमें भी बुलाओ, सबके बराबर प्रतिनिधि होने चाहिए ताकि वो अपने सीटों की बात कर सकें। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है, तेजस्वी ही सीएम होंगे। संजय उपाध्याय जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। वो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स में खुद को सीपीआई एमएल अपने को पिछड़ता हुआ देख रहा था। इतना तो विदित है कि इंडी गठबंधन में बिहार में खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस के रूप में इस्टेब्लिश्ड है या फिर उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 74 सीटें जो विधानसभा में उन्होंने लाई पिछले विधानसभा चुनाव में, वो सबसे अधिक लाई हैं। मेरा मतलब कि 74 के बाद भी उन्होंने ओवैसी की पार्टी को तोड़ी, तो 74 विधानसभा में अभी भी सबसे अधिक है। अलग बात है कि जदयू के मुख्यमंत्री बने हैं, नंबर 3 की पार्टी इनकी रही है। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है सीपीआई एमएल का। और माले भी अब मुख्य धारा की राजनीति करने लगी है और बेहतर स्ट्राइक रेट में माले का रहा है। रैदर की अगर कंपैरिजन करें तो वो कांग्रेस से भी बेहतर उसका स्ट्राइक रेट रहा है। सीट के मिलने के प्रोपोर्शन को अगर देखा जाए तब, तो ऐसी स्थिति में उसका जनाधार खास करके मध्य बिहार में है, सोन के किनारे। लेकिन उसका जनाधार दूसरी जगहों पर मेरा मतलब कि बहुत नहीं देखा गया है। छिटपुट एक आध अगर कटिहार में निकाल लें तो वो एक अलग बात है, अपवाद है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का निर्विवाद राज्य स्तर पर इसका एक इमेज है और इसके वोटर्स हैं। और यह तो मानना ही पड़ेगा कि भले ही सीपीआई एमएल को कैडर बनाने में मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन राजद को कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी है। एम-वाई समीकरण के तहत तो क्लियर है कि करीब 34% मत उसके पास से तो ऐसे दिख रहा है। तो ये एक दबाव की राजनीति है और दबाव की राजनीति में अब जहां तक बात माने अगर करें वो पशुपति पारस और सूरज भान की, तो वो देखा जाए ये बहुत पुरानी चाल चली जा रही थी। उस पर भी आएंगे संजय उपाध्याय जी, उस पर भी आएंगे, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। हमारे पास कुछ सूचना है। श्याम किशोर चौबे जी हमारे साथ, डॉक्टर संजय कुमार जी भी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे जी, सीधा सवाल जी, लफड़ा तो सब में दिख रहा है, एनडीए में भी दिख रहा है, चिराग क्या करेंगे आपको बताएं। आज भी मैं बीजेपी के एक नेता से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे देखिए शीर्ष नेतृत्व को लग रहा है चिराग कहीं नहीं जाएंगे, हाँ कुछ सीटों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं जितना समझता हूं चिराग अनप्रिडिक्टेबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चिराग को लंबी राजनीति करनी है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए एनडीए में भी तो प्रॉब्लम है ना, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है
कि माले अब कहना शुरू कर दे कि तेजस्वी सीएम होंगे नहीं होंगे, चुनाव परिणाम के बाद तय होगा कौन सीएम होगा, तो आप इसको सीटों के लिहाज से देख रहे हैं, सीटों का दबाव है, या आप इस लिहाज से देख रहे हैं कि माले अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखना चाहती है, क्योंकि कई सारी ऐसी जातियां या दलित समाज के लोग आरजेडी के नाम पर वोट करने को तैयार नहीं होंगे, ऐसा माले के लेफ्ट के कुछ नेताओं ने मुझे भी बताया, और इस पर मैं प्रोग्राम पहले भी कर चुका हूं। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये एक रणनीतिक चीज दिखाई पड़ रही है आपको, या आपको लग रहा है कि बस ये सीटों के लिए दबाव है और कुछ नहीं है? क्योंकि आरजेडी में तो यही फीलिंग है कि बस सीटों के लिए दबाव है, तेजस्वी सीएम का चेहरा है, ये तय है। देखिए, इसके मतलब आपके सवाल पर अपने विचार देने के पहले मैं थोड़ा सा आपको लगभग 5 साल पहले ले जाना चाहूंगा कि जब 2020 में चुनाव हुए थे, उसके बाद बिहार में जो 3-4 सरकारें बनी, पलटमार सरकारें बनी, हर बार यही हुआ कि 3rd पोजीशन वाला सीएम बन गया। 1st पोजीशन वाला भी नहीं बना जो आरजेडी है, 2nd पोजीशन वाली जो बीजेपी है वो भी नहीं बनी, 3rd पोजीशन वाले जेडीयू से नीतीश कुमार सीएम बनते गए। तो नंबर गेम अलग चीज है, प्रभाव अलग चीज है, और गठबंधन चलाने की मजबूरियां अलग चीज है। 3-4 चीजें होती हैं राजनीति में, जिसमें अभी जो करंट सिचुएशन है, जो ताजा हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, इसमें सीधे सीधे है कि ये हर जगह बार्गेनिंग चल रही है, चाहे एनडीए हो, फिलहाल सत्ताधारी एनडीए हो, या अपोजिशन में इंडिया ब्लॉक हो। कांग्रेस भी वही करती रही शुरू से। मतलब मुझको लगता है कि पिछले 2 महीने से लग रहा था कि शुरुआती दौर में आपने भी 1-2 शो, कई शो किए थे, लगता था कि कांग्रेस छिटक जाएगी, लेकिन कांग्रेस समाहित हो गई आखिर, और अब थोड़ा उसमें स्थिरता आ गई है। अब माले एक फोर्स है, इंडिया ब्लॉक का एक फोर्स है, एक ताकत है, जिसका अपना वोट बैंक है, सीमित क्षेत्रों में ही सही उसका अपना वोट बैंक है। स्ट्राइक रेट उसका अच्छा रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, और उसकी पहुंच भी है लोगों तक, उसकी पूछ भी है। लेकिन सीएम फेस की बात जो बार बार उठ रही है, तो उधर से भी, मतलब आपने सही कहा कि एनडीए की ओर भी वही आग है, इधर भी वही आग है। अब भी आज की तारीख में कोई कैसे घोषित कर दे कि फलाना सीएम होगा? अभी तो सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं है। एक तरह से लोग एक मंच पे बैठे हुए जरूर हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड है। तो जब तक इस डिमांड की पूर्ति नहीं होती है, तब तक चलिए ठीक है, कैसे कोई कह देगा? नहीं तो चलिए, डिमांड की पूर्ति नहीं होती जी। आपका जो दूसरा सवाल है कि अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, तो वो तो होगा, और वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो इसलिए कि अल्टीमेटली ये तो होना ही है। जो वोट बैंक है वो भी जानता है कि अगर इंडिया ब्लॉक आया सत्ता में, तो जाहिर सी बात है कि दावेदारी तेजस्वी यादव की ही होगी, या हो सकता है कि चुनाव के पहले ही उनका नाम अनाउंस कर दिया जाए। अभी थोड़ा टाइम है इस विषय पे, अभी कुछ भी कह देना दावे के साथ मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। चलिए, आपके ख्याल से सही नहीं होगा। डॉक्टर संजय जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर संजय, मैं बस 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद दिलाना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी पीएम होंगे, कोई मानने को तैयार था क्या? क्या उसका बदला बिहार में तो नहीं लिया जा रहा है? कांग्रेस भी कह रही है कि भाई तेजस्वी यादव सीएम होंगे, उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, माले भी तैयार नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है राजनीतिक बदला है, या वाकई सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है? क्योंकि अति पिछड़ा दलित को लगेगा कि अगर आरजेडी का मुख्यमंत्री बनेगा तो यादव समाज का दबंगई बड़ी वजह है, जिसके वजह से एक बड़ा समाज गोलबंद होता है, और नीतीश कुमार ने उसी की राजनीति आगे बढ़ाई। आपको लगता है इस वजह से कांग्रेस और माले
अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए, साथ जोड़े रखने के लिए इस तरह की बात रणनीति के तहत कर रहे हैं कि अगर हम आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा ये डिक्लेयर करेंगे तो हमारे वोटर्स भाग जाएंगे? नहीं, रणनीति के तहत ही इसको मैं मानता हूं कि लगता है कि एक जो वोटर के मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा उसको अभी से क्यों डिस्क्लोज करके चला जाए। और दूसरी बात, सीट शेयरिंग को लेकर के भी एक दबाव है। कांग्रेस तब तक पत्ते नहीं खोलेगी जब तक कि सीट शेयरिंग में तय नहीं हो जाए कि उनके हिस्से में कितनी सीटें गई। आप बता रहे थे ना कि 143 पर तो कम से कम आरजेडी लड़ेगी और 100 सीटों में इन लोगों को बांट देगी। 100 सीट में कांग्रेस, 100 सीट में लेफ्ट, 100 सीट में मुकेश सहनी, 100 सीट में अगर पारस जी को ये पार्टी एकोमोडेट करती है तो पारस जी, वहीं पर जा करके सबके कान खड़े हैं। कांग्रेस को लगता है कि कहीं ये हमें 50 से नीचे पर न निपटा दें कि इतना ही सीटों पर लड़नी होगी। मनचाही सीटों को लेकर के भी कांग्रेस के मन में सवाल है कि क्या पिछली बार की तरह हमें फिर वही सीटें थमा दी जाएगी। लेफ्ट हमेशा कह चुकी है कि हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, सीपीआई-एमएल 19 सीटें मिली थी, 12 जीत गए थे, 2-2 उनके एमपी हैं। तो दीपंकर भट्टाचार्य कई बार कह चुके हैं और उनको ये पता है कि कई जिलों में हर विधानसभा में 10 से लेकर के 20,000 उनके वोट हैं। जो वोट किसी के साथ ऐड हो जाता है तो वो ताकत बढ़ जाती है और वो वोट जब अलग हो जाता है तो उससे उनकी ताकत घट जाती है। इस बात को सीपीआई-एमएल समझती है। तो सीपीआई-एमएल क्या फिर उसी 19 पर रुक जाएगी इस बार, या जो 60 सीटों का डिमांड कर रहे हैं उस पर ये जाएंगे? मुकेश सहनी के तो बड़े सपने हैं 60 डिप्टी सीएम, अब कहां तक ये उनको ये कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट और कांग्रेस पर ही फोकस करें तो लेफ्ट की पार्टियां, बिल्कुल आपने सही कहा कि विगत कुछ दिनों में, वर्षों में जिस तरह से यादव जाति एक दबंग, एक मजबूत जाति के तौर पर उभरी है, उसकी वजह से जो अति पिछड़ा और जो दलित समाज है उसके अंदर में एक डर का वातावरण तो बन ही जाता है। यही तो कारण है कि जो 36% ईबीसी है वो नीतीश कुमार के साथ जाके खड़ा हो जाता है कि जैसे ही ये जो यादवों का हुंकार शुरू होता है, आप देखे नहीं वो गमछा से ये टोपी पर आ गए कि नहीं, वो जो टोपी है वो गांधी जी का प्रतीक है, वो शालीन है, और टोपी पहन के अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि आप चलिए। गमछा लहराने वाली बात से नहीं, गमछा से आप टोपी पर आ जाइए, लेकिन भरोसा भी तो जीतना पड़ेगा ना। ईबीसी वोटर्स को जीतना भी तो पड़ेगा। दरअसल पहले कभी जो लालू प्रसाद की राजनीति थी वो सवर्णों के खिलाफ लोग को गोलबंद करते थे, 15 साल तक सफल रहे। नीतीश कुमार की राजनीति आगे बढ़ी तो ये साफ दिखने लगा कि लालू प्रसाद मतलब यादव जो दबंग जाति मानी जाती है उसके खिलाफ तमाम जातियों को गोलबंद करने लगे। और यही बात कांग्रेस को समझ में आ रही है, यही बात लेफ्ट को समझ में आ रही है। आप याद करिए क्या हुआ था इंडिया गठबंधन में, ये बनाया गया था, एक कमेटी बनाया गया था जिसका इन्होंने क्या नाम दिया था, ज्वाइंट कमेटी, इस तरह का नाम दिया था। अभी ये लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दीजिए, और निश्चित तौर पर जैसे सबसे बड़े दल का नेता विपक्ष का नेता हुआ उसी तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइएगा। सबसे बड़े दल का नेता जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा अगर हम सत्ता में आने की हैसियत में होंगे तो इसी रणनीति के तहत लेफ्ट और कांग्रेस दोनों चलना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है हमें सवर्ण वोट भी मिल सकता है, कुछ हद तक मिल सकता है जहां पर हमारे उस तरह के उम्मीदवार होंगे। और लेफ्ट को भी लगता है कि हमारे वोटर्स जो अलग अलग जातियों से हैं वो हमें वोट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर तेजस्वी यादव को हम सीएम के तौर पर डिक्लेयर नहीं करें तो। पर गंभीर सवाल यह उठता फैजान अहमद साहब कि अगर तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार के तौर पर डिक्लेयर्ड नहीं होते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो निराश होंगे, उनका जो वोटिंग टर्नआउट है वो कम हो सकता है, परसेंटेज कम हो सकता है, वो आरजेडी के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाएगा?
देखिए, जब बात चल रही थी कि सीपीआई एमएल का वोट बैंक जो है, देखिए हमने सीपीआई एमएल की पूरी राजनीति देखी है जब से ये पार्टी पैदा हुई है। उससे पहले इंडियन पीपुल्स फ्रंट के नाम पर यही इलेक्शन लड़ते थे। लेकिन सीपीआई एमएल का हमने देखा है जो सेंट्रल बिहार में या नॉर्थ बिहार में कई जगह, उसका जो वोट बैंक है, उसका जो वोटर है, वो बहुत ही कमिटेड और बहुत ही ऑनेस्ट वोटर है। वो कोई भी हालात पैदा हो जाएं, वो टस से मस होने वाला नहीं है। वो वोट सीपीआई एमएल को ही करेगा, वो चाहे किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए या ना बनाए, लेकिन वो वोट, ये कमिटमेंट आप आरजेडी में हो सकता नहीं देखें, कांग्रेस में भी नहीं देखें, बीजेपी और जेडीयू में भी शायद नहीं नजर आए, लेकिन ये कमिटमेंट बहुत ही स्ट्रांग है सीपीआई एमएल में। हमने इलेक्शन के दौरान भी ये इस चीज को फील किया है कि उनकी बहुत, इसलिए हमको नहीं लगता है कि किसी को फेस बना देने से उनमें नाराजगी होगी तो वो इनडिफरेंट हो जाएंगे या वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सीपीआई एमएल के वोटर वोट करेंगे। जहां तक आरजेडी के वोटर की आपने बात कही कि अगर तेजस्वी को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया गया तो शायद उनके वोटर्स में डिसअपॉइंटमेंट हो, वो थोड़ा इनडिफरेंट हो जाए या वोटिंग कम करें, इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा इसलिए मैं नहीं देख रहा हूं क्योंकि आरजेडी का जो कमिटेड वोटर है, चाहे वो एम हो चाहे वाई हो, जो कमिटेड वोटर है वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है, वो इस बात को अच्छी तरह जान रहा है कि नतीजा अगर इंडी अलायंस के फेवर में आता है तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरह से अभी एक फीलिंग एनडीए में भी हो रही है, खासतौर से जेडीयू के सर्किल में, कि अगर एनडीए जीत के आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये बीजेपी की सोच है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल जेडीयू की यही सोच है और यही मांग भी है। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव बहरहाल जानते हैं, आरजेडी के वोटर्स भी इस बात को जानते हैं, और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की सब पार्टियों के वोटर भी जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे लेफ्ट पार्टीज के हों, वो भी ये जानते हैं कि आरजेडी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे ज्यादा एमएलए जीत के आएंगे तो वो उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री कौन होगा ये डिक्लेयर है पैसे। देखिए अब ये जो बात हो रही तो मुझे अल्लामा इकबाल का वो बहुत मशहूर शेर याद आ रहा था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं कहता। तो गिनती जब होगी तो आरजेडी के फेवर में जाएगी गिनती, तो आरजेडी के फेवर में जब ये गिनती जाएगी तो आरजेडी का ही लीडर उसका मुख्यमंत्री होगा। आरजेडी का लीडर कौन है वो सब लोग जानते हैं। नहीं, ठीक है, वो सब लोग जानते हैं, ये बात तो आप कह रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ क्लियर है तो मतलब मान लें ये एक रणनीति है, पर सीट को लेकर के तो लड़ाई है ना। सीट को लेकर के जो लड़ाई है, जो एक्सपेक्टेशन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने का क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या लाइन है जो कि मिनिमम वो एक्सपेक्टेशन पूरी होनी ही चाहिए। आप आरजेडी से बात करिए, वो कहते हैं जितना पिछली बार दिए थे उतना देंगे। तो अरे पिछली बार तो आपने 19 दिया था, 12 जीत गए थे वो लोग, संजय उपाध्याय जी। इस बार क्या वो 19 पे मान जाएंगे? नहीं, इस बार वो 19 पर मानने की स्थिति में अगर रहते तो फिर ये सीट को लेकर वो बार्गेनिंग नहीं करते। अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो करीब 19 सीटों में वो 12 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की, मतलब कि लगभग 85% उन्होंने स्ट्राइक रेट दिया। तो उस लिहाजन तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम रहा, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल है। तो इसमें बार्गेनिंग, और ये बार्गेनिंग भी अनुचित है, निराधार है, ये हम नहीं कर सकते। इसका आधार है क्योंकि उन लोगों ने परिणाम दिया है। तो ये अच्छा, दूसरी बात, दबाव की राजनीति तो है कि हम 19 पर क्यों मानेंगे। 19 आपने मुझे दिया और 22 पर मैंने सीटों को निकाल कर आपकी झोली पे डाल दिया, और उस बार मुख्यमंत्री भी आपको मैंने स्वीकार किया। भले वो ना बने
लेकिन फेस वैल्यू पर तो उनका दिया, तेजस्वी के फेस वैल्यू पर। अब सवाल उठता है कि बराबर आप ही सीएम फेस वैल्यू बने रहेंगे और स्ट्राइक रेट हम आपको देते रहेंगे उतना, और मेरी सीटों की भी तो गिनती होगी ना, सीपीआई एमएल की भी तो सीट की गिनती होगी। 19 दिए, 22 वो जिता दिया। तो नेचुरल है कि एक दबाव की राजनीति तो जरूर है, लेकिन ये दबाव की राजनीति कोई हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है, बल्कि उसमें दम है, ताकत है, और उसी नहीं, ताकत के आधार ये पर वो ये लोग अपनी उसमें दम भी है, उसमें ताकत भी है। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार जो गठबंधन के घटक दल थे वो कम थे, इस बार तो गठबंधन के घटक दल बढ़ गए। ऐसी परिस्थिति में सीटों की संख्या तो कम रखनी पड़ेगी ना श्याम किशोर चौबे जी। इस बार गठबंधन के घटक दल में जेएमएम भी है, वो भी कह रहा है 12 सीट हमने चिन्हित कर लिया, उस पर चुनाव लड़ेंगे। अरे 12 नहीं लेगा, 6 तो लेगा, 4 तो लेगा, फिर क्या होगा, किसका सीट घटेगा? नंबर 1। नंबर 2, अभी सूरजभान और पारस जी की भी पार्टी है, उसके बारे में भी मेरे पास खबर है। मेरे पास खबर यह है कि इनकी जो मीटिंग होती है, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कमेटी इन लोगों ने बनाया है, उसमें ये पारस और सूरजभान जी की पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है, मेरे पास जो जानकारी है, तेजस्वी यादव का मानना है कि आप हमारे वोट बैंक पे राजनीति करेंगे और हम आपके सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे, कल आप जीत करके हमें ही डराने लगेंगे, हमारे साथ ही बार्गेन करने लगेंगे। अगर आपको लड़ना है तो हमारे सिंबल पे लड़िए। दरअसल पारस के बेटे और भतीजे, जो पशुपति पारस पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे और भतीजे को आरजेडी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाना चाहती है और 1-2 टिकट दे सकती है, उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उनको बेहतर पता है कि A to Z की पार्टी बनाने के लिए सूरजभान सिंह सरीखे लोगों को भी साथ रखना होगा। और इसके लिए मान लीजिए आनंद सिंह के खिलाफ ललन सिंह को लड़ाना है। ललन सिंह जो मंत्री हैं वो नहीं, वो क्यों लड़ने आएंगे, पर ललन सिंह जो मोकामा से चुनाव लड़ते हैं, सूरजभान के चचेरे भाई बताए जाते हैं, उनके दोस्त रहे हुए हैं, अगर उनको आनंद सिंह के खिलाफ लड़ाना है तो ललन सिंह लड़ सकते हैं और हो सकता है वो पार्टी के सिंबल पे लड़े। तो कुल मिलाकर के घटक दलों की संख्या ज्यादा है, महत्वाकांक्षा और भी ज्यादा बढ़ रही है। एक दूसरी वीआईपी पार्टी आ गई है, वो अलग 60 सीट का डिमांड कर रही है, अरे 15 तो लेगी वो। तो ऐसे में सीटों की संख्या किसकी घटेगी? कांग्रेस कहती है हम 60 से कम पे मानेंगे नहीं, 70 पे से कम पे मानेंगे नहीं, मान लीजिए 60 पे तैयार हो जाए, मेरे ख्याल से ये लोग 55 तक सीट दे देंगे, 45 से 55 कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, सबकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना संभव दिखाई पड़ रहा है श्याम किशोर चौबे जी? जी, राजनीति में ये होता है और होगा। ऐसी स्थिति में आपकी चिंता जायज है और मेरे ख्याल से जैसा कि आपने कहा कि 70 के बजाय 60-55 तक कांग्रेस सिमट सकती है, बेशक सिमट सकती है, और आरजेडी को भी कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। और मतलब आप नहीं उठाते तो मैं जेएमएम का सवाल उठाने वाला था कि जेएमएम भी 12 सीटों पे उसने अपनी दावेदारी पेश की है और जेएमएम को इग्नोर करने की स्थिति में न कांग्रेस है, न ही सीपीआई-एमएल है, न ही आरजेडी है। इसलिए कि जेएमएम आरजेडी को जेएमएम ने झारखंड में एडजस्ट किया हुआ है और मंत्री पद भी दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वहां तो जेएमएम का भी एडजस्टमेंट होगा। 12 सीटें ये बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे ख्याल से 8-10 तो या 6 तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन घटना पड़ेगा। इस बार तय बात है कि कांग्रेस और जो दोनों जो मेजर पार्टनर हैं, कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। जो आपको याद होगा, मैं थोड़ा पहले ले चल रहा हूं कि जब इंडिया ब्लॉक का गठन हो रहा था तो एक सवाल उठा था उस समय और एक बात आई थी, राहुल गांधी ने ही कहा था कि सबको थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। तो वो उस समय तो नहीं हो सका, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फोर्थकमिंग बिहार असेंबली इलेक्शंस में
कांग्रेस और आरजेडी को त्याग करना पड़ेगा। जब आप बड़ा कुनबा लेकर चलेंगे, बड़ा परिवार लेकर चलेंगे, तो सबको थोड़ा थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और करके ही ये सक्सेसफुल हो सकते हैं तभी। अच्छा, और एक खासियत है ना कि जो लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे अभी जिसकी संभावना बन रही है पारस, पशुपति पारस की पार्टी हो या जेएमएम हो, तो इन लोगों का अपना थोड़ा थोड़ा वोट बैंक है। और पशुपति पारस के जुड़ने से तो होगा ना कि जिस 5-5.5% वोट पे जो चिराग पासवान उछल रहे हैं, उसमें से पशुपति पारस अगर 1% भी 1.5% भी काट लेते हैं तो चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी ना। नहीं, 1% 1.5% वोट आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी नहीं मानती है। बीजेपी तो नहीं मानती, आरजेडी भी नहीं मानती। आरजेडी अगर मान रही होती तो अभी तक मीटिंग में बुला लिया गया होता। 1-1.5% वोट बड़ा मैटर करता है। और डॉक्टर संजय बेहतर बताएंगे, पिछली बार आरजेडी की सरकार 12,500 वोट से बन नहीं पाई थी, तो कितने परसेंट का अंतर होगा ये आप बेहतर समझते हैं। दरअसल पशुपति पारस के स्ट्रेंथ को ना एनडीए एक्नॉलेज कर रही है, ना महागठबंधन एक्नॉलेज कर रही है। हाँ ठीक है, सूरजभान सिंह 1-2 सीट पे कारगर हो सकते हैं, ऐसा आरजेडी में फीलिंग है, लेकिन सवाल है कारगर हो सकते हैं। पर आरजेडी चाहती है हमारे सिंबल से ही लड़ लो, या बहुत हो तो हम 1 सीट दे सकते हैं, बहुत ज्यादा हुआ तो 2 देंगे, बाकी 2 और को हम अपने सिंबल से लड़ाना चाहते हैं, ताकि कल को तुम हमें ब्लैकमेल ना कर सको। डॉक्टर संजय, देखिए, जो पासवान समाज है जिसमें ये चाचा भतीजे की लड़ाई है, तो उसमें स्वीकारिता चिराग की हो चुकी है। और जब चिराग को वो समाज ने स्वीकार कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि पशुपति कुमार पारस या प्रिंस राज कोई बहुत प्रभावित कर देंगे। और अगर ऐसी बात होती तो लोकसभा चुनाव में हिम्मत जुटाते। ठीक है, हारते जीतते, कह रहे थे ना पशुपति कुमार पारस की हम हाजीपुर से लड़ेंगे, ये मेरे भाई की सीट है, हमें नेचुरल तरीके से यहाँ लड़ने का अधिकार है, लेकिन कहाँ हिम्मत जुटा पाए। तो पशुपति कुमार पारस वो वोट काट लेंगे और पासवान का वोट फ्रैक्चर्ड हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर 1% भी काट लेते हैं तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो 12,000 का फासला छूने में इनको बहुत समय नहीं लगेगा। भाई कई सीटें तो ऐसी हैं जो 100 वोट से, 7 वोट से, कहीं 1,000 वोट से, कहीं 500 वोट से चुनाव लोग हारे हैं। तो पशुपति कुमार पारस ऐसा कर लेंगे, मुझे समझ में नहीं बात आ रही है। हाँ, सीपीआई-एमएल अगर चाहेगी तो अपना थोड़ा दायरा बढ़ा सकती है। उनके प्रभाव में जो जातियां हैं और खास करके जो कृषक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी गोलबंदी अगर बढ़ती है तो वोट का परसेंट उनके तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि पारस जी की क्षमता को एनडीए भी नहीं समझ पा रही है और इंडिया गठबंधन भी नहीं समझ पा रही है। सूरजभान सिंह की जहां तक बात है, तो कभी कभी तो पार्टियां निर्दलीय भी, कोई पार्टी नहीं भी रहती है, निर्दलीय भी 2-4 लोग जीत ही जाते हैं। इसी बार शंकर सिंह चुनाव जीत गए थे, जहां पर कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी। लगा कि भाई दोनों ईबीसी के हैं और हम लोग जा करके चुपचाप केवल सोशल इंजीनियरिंग पर ही अर्थमेटिक तैयार करते हैं कि इधर से भी कलाधर मंडल है, इधर से बीमा भारती हैं, शंकर सिंह कहाँ है। वो राजपूत जाति का तो वोट भी 12, 14, 15 हजार है, वो कहाँ से। लेकिन पूरा मुस्लिम उनके तरफ टर्न कर गया और शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए। तो वो तो कुछ एक्सेप्शन, एग्जाम्पल, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जहां तक सोशल इंजीनियरिंग के तहत अगर आता है, तो उसमें पासवान समाज का पूरा वोट चिराग पासवान की तरफ टर्न कर गया। अब चिराग पासवान कौन सा रुख अख्तियार करते हैं, एनडीए में रहते हैं, अकेले चुनाव में जाते हैं, चूंकि उनको भी बिहार बुला रहा है। वैसी स्थिति में क्या पारस जी आरजेडी की तरफ ही देखेंगे, या जैसे ही चिराग को बुलाने लगेगा बिहार और वो एनडीए से नाता तोड़ेंगे, तुरंत पारस जी को एनडीए बुलाने लगेगा कि भाई आप आ जाइए हमारे तरफ, हमारी ताकत आपके साथ मिल जाएगी तो आप मजबूत हो जाइएगा। तो वैसी स्थिति में या आरजेडी की ताकत मिल जाती है पारस जी के साथ,
तब ये मजबूत हो जाएंगे। तो अपनी ताकत से ज्यादा जिस गठबंधन में होंगे उस ताकत को लेकर के फिर उस समाज का वोट कुछ इनके साथ जुड़ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन पारस जी में जो रामविलास पासवान जी में क्षमता थी कि वो जिस गठबंधन में रहे वो 5%, 5.5% जो पासवान का वोट था उसको ट्रांसफर करा लेते थे। पारस जी डिवाइड करा देंगे या 1-2% वोट ले लेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है अभी तक। वैसे तो सब कोई डंका बजा रहे हैं। पारस जी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, सो अभी तो हम किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन जो गठबंधन और इनके डिमांड भी अच्छे खासे हैं। तो आरजेडी इसीलिए ऑफर दी होगी कि तो शामिल हो जाइए हमारी पार्टी में, अब हम जितनी सीटों पर लड़ाना चाहेंगे आपको लड़ा लेंगे, लेकिन ये बहुत प्रभावित कर देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। नहीं, आपको लगता नहीं है, लेकिन देखिए अभी नए नए प्लेयर्स तो और भी आ रहे हैं ना। आईपी गुप्ता भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। फैजान अहमद साहब, उन्होंने जिस तरह की रैली की है उसके बाद आईपी गुप्ता की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। पहले से ही रणविजय साहू आरजेडी में, उनके बारे में कहा जाता है कि वैश्य समाज के वोटों में बंटवारा करने के लिए आरजेडी ने रणविजय साहू को आगे किया और उसी के जवाब में भाजपा ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। अब आरजेडी में वैश्य आधारित पार्टी का विलय भी हुआ है, यह भी आरजेडी के लिए अच्छी खबर है। रंजना साहू, नरेंद्र साहू, अरुण गुप्ता, ये सब लोग राष्ट्रीय प्रगति पार्टी में होते थे, इन्होंने आरजेडी में अपना विलय कर लिया। तो आरजेडी अब कोशिश कर रही है A to Z की पार्टी बना सके, और जहां तक मेरी जानकारी है आरजेडी 143 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। फिर गंभीर सवाल वही उठ जाता है 100 सीटों का बंटवारा और तमाम घटक दलों की महत्वाकांक्षा। पहले वीआईपी बोल रही थी, कांग्रेस बोल रहा था, अब माले भी बोलने लगा है। क्या इसका सॉल्यूशन तेजस्वी यादव निकाल लेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव की राजनीतिक जो समझ है, जो उनकी चतुराई है, क्या लालू प्रसाद की तरह है? क्या वो अपने घटक दलों को मैनेज करने में, मैनूवर करने में कामयाब हो पाएंगे? ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, प्री इलेक्शन पीरियड ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो अभी बिहार जो है वो प्री इलेक्शन पीरियड से गुजर रहा है। इलेक्शन का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, उसमें भी अभी 1-2 महीना हो सकता है लग जाए। लेकिन ये पीरियड जो होता है वो बार्गेनिंग का होता है, ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का होता है, ये अपनी हिम्मत और ताकत और अपनी सलाहियत दिखाने का पीरियड होता है। तो इसमें नए नए दल सामने आते हैं, नए नए दल बनते हैं। आईपी गुप्ता का आपने नाम लिया, वो तो अपनी रैली करने के लिए हेलीकॉप्टर से कैंपेन कर रहे थे। तो अभी उनकी कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन वो अभी से अपने मतलब पंख हिला रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरफ उनको ज्यादा भाव मिल सकता है, कौन पार्टी उनको ज्यादा भाव दे सकती है। तो वो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाए, लेकिन अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए, चाहे वो आरजेडी में हो या किसी और पार्टी में हो, उनके ही सिंबल पर अपने वो टिकट दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये एक्सरसाइज आमतौर पर इलेक्शन में हर जगह इस तरह का होता है। जहां तक देखिए सीटों के बंटवारे, जो सबसे क्रूशियल एक्सरसाइज है वो सीटों का बंटवारा है दोनों ही गठबंधन में। और मुझे लगता है ऐसा कि जो इंडिकेशन अभी तक लग रहे हैं, ठीक है, अपनी तैयारियां पार्टियां कर रही हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, ज्वाइंट मीटिंग भी कर रहे हैं, कैंपेन कमेटी भी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बना करके उसकी भी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सीटों का बंटवारा चुनाव घोषणा होने के थोड़ा पहले या चुनाव घोषणा होने के तुरंत बाद ये सीटों के बंटवारे की बात होगी। और सीटों का बंटवारा भी देखिए अब एक बार में नहीं होता है। फर्स्ट फेज का चुनाव कहाँ कहाँ है तो वहां के लिए सीटों का बंटवारा कर लिया जाए, सेकंड फेज का कहाँ है तो उसका बाद में उसमें किया जाए। यानी ये इतना क्रूशियल एक्सरसाइज है कि पार्टी बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है अपनी सीट या सीट बांटने में कि भाई हम उसको इतनी सीट क्यों दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल जब अलायंस है तो सीटों का बंटवारा तो होगा ही और हमेशा होता आया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सीटों के बंटवारे में थोड़ा समय लगेगा। अब तब तक पार्टियां अपना
जो रुख है वो अपना बताते रहेंगे। चाहे कोई पार्टी ये बताए कि हम उसको अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे, कोई ये कहे कि हमको अभी इतना, मेरा स्ट्राइक रेट इतना था, हमको इतना मिले। तो ये बार्गेनिंग वाला जो पीरियड है ना अभी, ये बार्गेनिंग वाला पीरियड चल रहा है। और मुझे लगता है कि बार्गेनिंग वाले पीरियड में ही कहीं कुछ सहमति बन सकती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। बाद में फाइनल जो होगा वो बाद में होगा। फाइनल होगा, बाद में होगा। पर एक चीज जो मुझे कांग्रेस से मालूम है वो ये मालूम है उपाध्याय जी, कांग्रेस चाहती है पिछले बार की तरह आप हर फेज से पहले सीट डिक्लेयर कर दीजिए कि ये कांग्रेस को दे रहे हैं, ये इस बार होने वाला नहीं है। आप पहले ही बता दीजिए हमको कौन सी सीटें दे रहे हैं, जिसमें विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आपने 45 ऐसी सीटें दे दी थी जहां पर महागठबंधन के जीतने की गुंजाइश नहीं थी। इस बार वैसा मत करिएगा। तो कांग्रेस का ये भी प्री कंडीशन है, वैसे में पहले से सबको साध लेना आपको नहीं लगता बड़ा मुश्किल काम है, टफ टास्क है तेजस्वी यादव के लिए? संजय उपाध्याय जी। जी, ये टफ टास्क जरूर है। अभी हाल में बक्सर की सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और खड़गे जी ने जब कुर्सियां खाली देखी तो उनकी भ्रिकुटी तन गई, लेकिन उन्होंने एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह संतुलन बनाते हुए कहा कि जो लोग भी यहाँ आए हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, बगल में सासाराम है, फिर वहां के एक विधायक भी हैं बक्सर से। यह मानकर चला जा रहा था कि यूपी के भी लोग कुछ आएंगे वहां बक्स, लेकिन कुर्सियां खाली थी। और इन कुर्सियों को खाली कुर्सियों को देखकर राजद बड़ा प्रफुल्लित हुआ था। राजद के प्रफुल्लित होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि उसकी राजनीतिक औकात बिहार में क्या है। हालांकि वो उस दिन तपिश बहुत थी और तपिश की वजह से भी कुर्सियां खाली होंगी, ऐसा कांग्रेस की ओर से कहा गया। और हाल के दिनों में कई तरह के बदलाव आए, जैसे कि प्रभारी बदले गए, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। तो ये कुल मिलाकर नहीं, वो कुछ वो नीचा ठीक है, दिखाने की कोशिश पर जरूर ये की है। कांग्रेस के नेता अपने आप को ब्लेम करें तो ज्यादा अच्छा। कल मैं देख रहा था मध्य प्रदेश की एक सभा थी और वहां पर दिग्विजय सिंह खुलेआम स्टेज से अनाउंस करते हैं कि अब मैं स्टेज पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि जितने लोग मौजूद थे वो स्टेज पर ही मौजूद थे और सामने जो कुर्सियां थी वो मुश्किल से 10-15 लोग थे, बाकी पूरी कुर्सियां खाली थी। उसके बाद दिग्विजय सिंह को कहना पड़ा कि अब मैं किसी भी सभा में स्टेज पर नहीं बैठूंगा, नीचे ही बैठूंगा। तो सवाल यह है कि अगर आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, पॉलिटिकल चार्म खो रहे हैं, तो जनता आपको सुनने क्यों आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। ये मुझे लगता है अपने कार्यकर्ताओं को कुछ कहने से पहले अपने भीतर झांकना बहुत जरूरी है और शायद उसी बात को समझ रही है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस बिहार में एग्रेसिव हो रही है और राहुल गांधी ने तो बड़ा साफ कह दिया है कि इसके बाद हम पूरा जान उत्तर प्रदेश पे लगाएंगे, हमारा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में। तो आपको नहीं लगता श्याम किशोर चौबे जी, अब असली लड़ाई जो है ये महागठबंधन के भीतर ही है? कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देना ना सपा चाहेगी ना आरजेडी चाहेगी और कांग्रेस अपना पैर फैलाना चाहेगी और इसमें रास्ता निकलना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है, जो अभी तक दिख नहीं रहा। आगे क्या होगा मान लीजिए बिहार में दिख भी जाए, पर उत्तर प्रदेश में दिखना ज्यादा मुश्किल लग रहा है। देखिए, मुश्किल तो राजनीति में जितने भी काम होते हैं, ये सच मानिए वो मुश्किल ही होते हैं, लेकिन इसके सापेक्ष एक बड़ी सच्चाई हकीकत ये भी है कि मुश्किल से मुश्किल रास्ते को राजनीति ही तय कर लेती है। राजनीति मतलब जो राजनीति करते हैं लोग। तो कांग्रेस तो अभी बहुत मुसीबत जदा है, पूरे देश में मुसीबत जदा है। उसके पास फॉलोअर्स की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर फॉलोअर्स की कमी नहीं रहती तो स्टेट दर स्टेट में हार, लोकसभा चुनाव में 3 बार हार, ऐसा नहीं होता। तो उसको उसमें अभी गठबंधन की राजनीति में वो चल रही है। तो मेरी समझ से बिहार में थोड़ा सा पहले की अपेक्षा जो कांग्रेस का कल्चर रहा है, पॉलिटिकल मूव रहा है, उसमें
बिहार में इसने थोड़ा सा पहले कदम उठाना शुरू किया तो उसका असर आप देख रहे हैं और अब चर्चा कर रहे हैं। यूपी में अगर ये अभी से कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ेंगे। राजनीति संघर्ष का नाम है ना। आखिर बीजेपी भी तो कभी 2 सीट पे ही थी और फिर 303 पे पहुंची, 282 पे पहुंची, 240 पे पहुंची, तो पहुंची ना भाई। तो लगातार संघर्ष करने के बाद तो बढ़ेंगे। और कांग्रेस की ऐसी नहीं है कि पहचान नहीं है, पहचान का संकट नहीं है, काम का संकट है। ठीक है, ठीक है, पर मेरे पास एक और जानकारी है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि दरअसल अब बीजेपी नीतीश कुमार के लीडरशिप को हिलाना डुलाना नहीं चाहती है। वजह है 2027 का राष्ट्रपति चुनाव। बीजेपी टारगेट सेट कर ली है, 225 एनडीए को मिलना चाहिए। इससे राष्ट्रपति सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी और वो बहुत बड़ी हार और जीत का बहुत बड़ा रास्ता अख्तियार करेगा। डॉक्टर संजय बीएल संतोष बिहार में है। चुनावी रणनीति कैसे बने उस पे चर्चा हो रही है। बड़े बड़े नेता दिल्ली में हैं, पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए उस पे चर्चा हो रही है। लेकिन बीएल संतोष पहुंच गए हैं पटना और वहां पर चर्चा हो रही है। और इस सब के बीच एनडीए में क्या होगा इसको लेकर के भले ही थोड़ा बहुत चिराग पासवान लेफ्ट राइट कर रहे हैं, पर महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि आरजेडी अगर फ्लेक्सिबल भी होगी तो लेफ्ट कितने पे मानेगी, कांग्रेस कितने पे मान जाएगी, वीआईपी कितने पे मानेगी? देखिए, अगर आरजेडी को तो पीछे हटना पड़ेगा। 143 की बात तो अब आरजेडी ना करे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, अगर उनको मजबूत सीटें दी जाएगी तो जो मुझे लगता है कि 50 सीट या 55 सीट मैक्सिमम, इतना पर कांग्रेस को मान जानी चाहिए। अब वैसे इनकी महत्वाकांक्षा क्या है वो अलग पार्ट है। जो कभी बक्सर का हवाला दिया जा रहा था ना कि भाई आपको तो सुनने भी लोग नहीं आ रहा है, जबकि वहां के दो इनके कांग्रेस के विधायक हैं। छोड़ दीजिए आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह की बात, तो कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास है। जहां तक लेफ्ट की पार्टी का मामला है, वो सीपीआईएमएल थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब उनको 19 तो नहीं ही मानेंगे, अब 25 तक अगर वो मान जाए तो बड़ी बात होगी। सीपीआई सीपीएम को देखते हैं ये कहां तक संतुष्ट कर पाते हैं। तो पिछली बार इन लोगों को 29 सीटें दी गई थी। अगर उनको बढ़ा करके ये 35 सीट भी करते हैं तो 35 और 55 अगर आप जोड़ लीजिए तो इनके पास सीटें बच कितनी जाती हैं। और मुकेश साहनी चाहे जितना भी पोस्टरिंग कर लें, पोजीशनिंग कर लें, 10 से 11 सीट से अधिक इनको आरजेडी देने नहीं जा रही है। अब इनको रहना होगा, रहे, नहीं होगा रहना होगा, फिर एनडीए गठबंधन में चले जाएं, अपना कुछ कर लें, लेकिन इससे ज्यादा उनको नहीं देंगे। कुछ जो पार्टियां होती हैं, जैसे जो पान समाज की बात आपने की, या जो पारस जी की पार्टी है जिनको 2, 3, 4 सीटें देने की बात चल सकती है, तो 140 सीट से कम पर आरजेडी लड़ना नहीं चाहती है। और जो बाकी सीटें बच जाएगी वही 103, 104 इसमें एकोमोडेट करने की आरजेडी कोशिश करेगी। चूंकि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको पता है कि जैसे ही हम कम सीटों पर लड़ेंगे या सीटें हमारी घटेगी, फिर ये पार्टियां बार्गेन करना शुरू करेगी। वो सारी पार्टियां कहेंगी, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ना, जो शाहनवाज इनके डिप्टी प्रभारी हैं कि 2 डिप्टी सीएम चाहिए, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम चाहिए। लेफ्ट की ताकत मजबूत होती है तो लेफ्ट की पार्टियां अपना ग्रीवांस सामने रखेंगी। तो कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि ये सीटों का दबाव है और साथ ही साथ एक रणनीति भी है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे ये दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनके ज्यादा विधायक जीतेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। पर बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के इस झमेले को कैसे सुलझाएंगे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। और आज इसको लेकर के भी वो मीटिंग करेंगे, विचार करेंगे, अपने पार्टी के लोगों को, प्रवक्ताओं को, पार्टी एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग करके कुछ मंत्रणा भी करेंगे। और मैंने आपको बताया कि 243 सीटों पर 5-5 नेताओं का समूह हर 10 विधानसभा में घूमेगा और बताएगा कि नैरेटिव क्या सेट करना है, कैसे A to Z की पार्टी बनाना है, कैसे अपना इमेज बदलना है और कैसे हर हाल में इस चुनाव को जीतना है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया नीतीश कुमार ही मुखिया रहेंगे, क्योंकि कोई विवाद तब नहीं होगा। और एनडीए के लिए भी 2027 का राष्ट्रपति का चुनाव
प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। ऐसे में माले का आज बयान क्या साबित करता है? क्या आरजेडी माले को संतुष्ट करने में कामयाब होगी? क्या सबको एक साथ ले पाने में कामयाब होगी? एक साथ ले चल सकेगी? इन सवालों का जवाब हम लगातार देते रहेंगे। ज्यों ज्यों राजनीति आगे बढ़ेगी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। संजय उपाध्याय जी, श्याम किशोर चौबे जी, फैजान अहमद साहब, डॉक्टर संजय कुमार, आप तमाम लोगों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।